दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन अगर स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स की बात की जाए तो 0.4% के आसपास दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात की जाए तो लगभग 24,800 के आसपास क्लोजिंग दी, और सेंसेक्स की अगर बात करें तो लगभग 81,633 रुपीज़ के आसपास जो है सेंसेक्स की क्लोजिंग आज के दिन हुई। दोनों में लगभग 0.4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर रीजंस की बात की जाए तो सबको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने के लिए बोला था, इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ, जो भी इंपोर्ट्स होंगे इंडिया से उन पे 26% का टैरिफ लगाने को बोला था, और अदर कंट्रीज़ में भी इससे ज़्यादा टैरिफ लगाने के लिए बोला था। तो उसको आज जो है यूएस जो जुडिशरी है उसने रोक लगा दी है उसमें, कि डोनाल्ड ट्रंप के पास या बोलिए यूएसए प्रेसिडेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इन टैक्सेस को इम्पोज करने का। तो यूएस जो जुडिशरी है उसने आज ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो उनका स्कीम था उसको जो है ब्लॉक कर दिया आज। इसकी वजह से आज ग्लोबल लेवल पर जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जैसे कल ही नैस्डैक और S&P 500 में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि यूएसए की स्टॉक मार्केट्स हैं। इससे इंडिया में जो है इस ब्लॉक की वजह से जो जुडिशरी ने ब्लॉक किया है यूएसए के टैरिफ्स, या बोलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स थे उसको, इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए में इंडिया के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनमें अगर टैरिफ इम्पोज होता है तो इसका मतलब इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़ते हैं। बट अब ये इस डील की इस वजह से जो जुडिशरी ने इसको बैन किया है, या मतलब ट्रंप की जो टैरिफ्स की स्कीम थी उसको रोका है, उसकी वजह से इंडियन जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद अगर एक न्यूज़ की बात की जाए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है, इसने अप्रूव किया है 7,000 करोड़ रुपए, जो कि रोड और रेल प्रोजेक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। उसमें क्या है, इन्होंने डिटेल में भी शेयर किया कि 3,399 करोड़ के आसपास का मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स बनाना है। मल्टी ट्रैकिंग रोड रेल प्रोजेक्ट्स मतलब जिनमें कई ट्रैक्स होते हैं। मल्टी ट्रैकिंग मतलब सिंगल, एक होता है सिंगल ट्रैक होता है, एक होता है कि कई मल्टी ट्रैक्स होते हैं कहीं कहीं बीच में, तो उनको बनाना है, और उसको बनाने के लिए इनको लगभग बोलिए कि 3400 करोड़ के आसपास का एलोकेशन किया गया है आउट ऑफ 7,000 करोड़। तो अब मल्टी ट्रैकिंग जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ये महाराष्ट्र और एमपी में बनने वाला है। तो इनमें अगर मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स बनाने का काम करती हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट RVNL और इरकॉन इंटरनेशनल, ये दो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। इनको ऑर्डर ज़रूर रिसीव होंगे इस प्रोजेक्ट से, तो इन पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको लगभग 3600 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है उसको 4 लेन हाईवे बनाने के लिए एलोकेट किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में बनेगा, बडवेल से नेल्लोर के बीच में। इसकी कॉस्ट 3600 करोड़ के आसपास ही है। तो इससे रिलेटेड जो ऐसी कंपनी जिनको NHAI हाईवे कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है उसको देती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट L&T लार्सन एंड टुब्रो को मिलता है। उसके बाद एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है। ये भी रेलवे सॉरी ये भी रोड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो इनको मिलता है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, इनको भी रोड्स कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या बोलिए NHAI की तरफ से, इन दो तीनों कंपनीज़ को मेनली मिलता है। और भी कंपनीज है बट ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, क्योंकि इससे पहले जो लिथियम आयन बैटरीज बनाना पड़ता था, उसके लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इन सबको इंडिया में अबंडेंस नहीं है। मतलब इंडिया में ईजिली इनकी माइनिंग नहीं हो पाती है, या होती भी है तो इतनी सफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से क्या करना पड़ता था कि इन एलिमेंट्स को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। बट अब क्या हुआ कि सोडियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिसर्च चल रहा था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब, और सोडियम आयन बैटरी में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सोडियम या Na बोलिए, ये इंडिया में अबेंडेंस है। मतलब इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी इंडिया में अवेलेबल है, या माइनिंग करके हम सोडियम इजीली इंडिया में निकाल सकते हैं, और इसके लिए इंपोर्ट में चाइना के ऊपर खासकर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा
जो है रिसर्च टीम, जो कि IISM धनबाद है, झारखंड में स्थित है ये। इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च ये जो है किया गया और आयन बेस्ड, सोडियम आयन बेस्ड बैटरी जो है बना दी गई है, लगभग कंप्लीट है। और इसका बस कॉमर्शलाइजेशन करना है, मतलब इंडस्ट्री में आना अभी बाकी है। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है और इसके लिए जो भी स्टॉक्स हैं जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे तो मेन दिक्कत जो स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्री, दूसरा है एमारा राजा बैटरी, जिसका नाम है एमरॉन के नाम से ये बैटरी बनाते हैं। तो ये दो एक इम्पोर्टेंट कंपनी हैं जिनको इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। इसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट। स्टेल्थ मतलब कल मैंने शायद बताया था कल के वीडियो में कि स्टेल्थ मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको राडार्स के थ्रू मतलब उसको ट्रेस ना किया जा सके या उसको कैप्चर ना किया जा सके। जैसे आपने कोई मिसाइल छोड़ी या कोई फाइटर जेट जो है भेजा अटैक करने के लिए, बट दुश्मन देश है जो या एनिमी कंट्री है, उसका रडार्स आपके फाइटर जेट्स को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको लोकेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स बोले जाते हैं वो। और पहली बार ऐसा हुआ इस साल कि जो डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन के लिए जो बजट का एलोकेशन होता था वो पहली बार फुल्ली यूज किया गया उसको। इससे पहले क्या होता था कि बजट तो एलोकेट कर देती थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पूरा, या बोलिए कि डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए मॉडर्नाइजेशन जो होना है उसके लिए फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते थे, कुछ ना कुछ बचा रह जाता था। बट ऐसा पहली बार हुआ इस साल कि मॉडर्नाइजेशन का जो बजट था वो पूरी तरह से यूज किया गया। और दूसरा जो इन्होंने आज के दिन न्यूज आई डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो राजेश कुमार सिंह, इन्होंने बोला कि ये जो है पुश करने वाले हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर्स को। क्योंकि अभी तक क्या है कि हमेशा से डिफेंस सेक्टर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं इक्विपमेंट्स की, वो मेनली जो PSU कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है, उन्हीं के द्वारा ही होती है। जैसे HAL हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या MDL हुआ, जितनी भी हैं, गार्डनरी शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारी कंपनी जो है PSU है। तो इन्हीं की ही यही लीड करते रहे हैं अभी तक। बट इन्होंने बोला है कि हम वी विल बरी यू इन ऑर्डर्स, मतलब इतने ऑर्डर्स दे देंगे आपको कि ऑर्डर्स की कोई कमी रहने वाली नहीं है। ऐसा प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए, हम आपको जो है ऑर्डर्स की कमी नहीं होने देंगे। ऐसा जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अपने राजेश कुमार सिंह, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। तो आने वाले टाइम में जो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उनको भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। बट HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन्हीं को मिलने के चांसेज है। और दूसरी कंपनीज भी हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स या बोलिए कि जितना भी रडार्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग हुए, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो जो भी ज़रूरत होती है वो इंडियन गवर्नमेंट या बोलिए डिफेंस मिनिस्ट्री BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ही ऑर्डर्स देते हैं। तो ये दो स्टॉक्स तो डेफिनेटली फ़ायदे में रहने वाला ही है। और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है। जैसे डेटा पैटर्न हुआ, ये प्राइवेट कंपनी है, और जेन टेक्नोलॉजी, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। और इनको काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इन ऑर्डर्स की वजह से या मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगली जो न्यूज़ है, RBI 6 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक फॉर फिजिकल ईयर 2026 ऑन कैपेक्स बूस्ट एंड डिमांड रिवाइवल। मतलब जो फिजिकल ईयर 2026 है उसमें RBI का मानना है कि इंडिया जो है काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस करेगा। उसका रीज़न इन्होंने बताया कि एक तो किसी भी इकोनॉमी के रन करने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है कि डिमांड होनी चाहिए। मान लीजिए कोई इकोनॉमी में क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोडक्ट्स को, उनको ख़रीदने के लिए लोग होने चाहिए, यानी डिमांड होनी चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए। और एक तो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सप्लाई साइड के लिए, और डिमांड साइड के लिए लोगों के पास मनी होना चाहिए। मनी साइड की अगर बात की जाए तो अभी इनकम टैक्स जो
गवर्नमेंट ने अभी स्कीम 2025 जो बजट आया था उसमें इनकम टैक्स रिडक्शन किया, उसकी वजह से लोगों के पास मनी जाएगा तो उसको खर्च करेंगे लोग, जिसकी वजह से डिमांड तो अच्छा होने वाला है ही। मानसून इस बार अच्छा रहा तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ने वाली है। उधर पीएलआई स्कीम जैसी गवर्नमेंट पुश कर रही है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो प्रोडक्ट्स का, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड फुलफ़िल की जा सके। तो इन्होंने ये रीजंस बताए कि डिमांड भी अच्छी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट अच्छा कर ही रही है। प्रेजेंट अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब FY 2025 की, तो टोटल 12 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स प्लान था इंडियन गवर्नमेंट का। उसमें से रोड, रेलवे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करने वाले थे। वाटर से रिलेटेड जितने भी वाटर बॉडीज रिवाइवल, ये सब का टोटल 11 लाख करोड़ का इस साल का एस्टिमेटेड बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो दोनों तरफ से डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी गवर्नमेंट पुश कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छे हेल्दी रहे, मतलब अच्छे ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। तो आरबीआई ने भी इसको आज मुहर लगाया कि यही दो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी अच्छे हेल्थ में चल रही है। अगली न्यूज़ है, इंडिया लाइकली टू ऐड 44 गीगावाट कैपेसिटी इन फिजिकल ईयर 2026। मतलब 2026 फाइनेंशियल ईयर में 44 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करने वाली है इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल अगर बात की जाए। पिछले साल कितना किया था, मतलब फिजिकल ईयर 2025 में 34 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई थी, और इस साल यानी जो आने वाला है फिजिकल ईयर 2026 में एस्टिमेटेड है कि लगभग 44 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी ऐड हो जाएगी। और इसके साथ जो है इंडिया में टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी वो 520 गीगावाट की हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से 44 गीगावाट की अगर बात की जाए तो मेनली जो है लगभग 30 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी ही होने वाली है, जबकि रिमेनिंग जो है लगभग 14 गीगावाट के आसपास वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होगी। तो उसमें से तो मेन वही है CIL, NTPC, यही सभी स्टॉक्स न्यूज़ में रहने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन करते हैं। बट अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वारी एनर्जीज, KPI ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, ये सारी कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे इसके। सुजलॉन, ये सारी कंपनीज जो 30 गीगावाट की जो पावर जनरेशन इस फाइनेंशियल ईयर में करना है रिन्यूएबल सेक्टर से, इन सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा इससे आने वाले टाइम में। इसके बाद लास्ट न्यूज़ अगर बात करें आज के दिन की, तो उसमें अभी तक क्या होता था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इनको चिप्स इंडिया को ज़रूरत पड़ती थी वो सब चाइना से इंपोर्ट की जाती थी। चाइना से इंपोर्ट करने पे क्या है, नुकसान है, क्योंकि किसी भी टाइम पे हम लोग वैसे भी रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे नहीं रहते हैं, और कभी भी वो टैरिफ बढ़ा देगा या सप्लाई ही नहीं करेगा या कुछ भी कर सकता है आने वाले टाइम में। मान लीजिए हमेशा रिलेशन ख़राब ही रहते हैं, वार ही हो जाता है तो सप्लाई नहीं करेगा चाइना। तो टोटली इंडिया अभी तक डिपेंडेंट था चाइनीज जो चिप्स थी उनकी जो है इंपोर्ट के लिए फ्रॉम चाइना। बट अभी क्या हुआ है कि इंडिया की जो कंपनी का भी नाम बताऊंगा मैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, मतलब आपको स्टॉक मार्केट में भी लिस्टिंग नहीं हुई है इसकी, तो आपको देखने में शायद नहीं मिलेगी। बट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है टाटा ग्रुप की, इसने फर्स्ट एवर इंडिया मेड चिप जो है उसको बनाई है, और इसको लॉन्च करने के लिए जो टाइम बताया गया है वो सितंबर-अक्टूबर 2025 तक मार्केट में आ भी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा बड़ा अचीवमेंट है ये, और हो सकता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो IPO है वो आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल में ज़रूर आ जाएगा। तो इस IPO में ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि टाटा एक दिग्गज कंपनी है। वैसे भी टाटा ग्रुप की सारी कंपनी स्टेबल होती हैं और बहुत अच्छी कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पज़ से। बट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका जो मेन फोकस होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये उनमें आगे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसकी वजह से ये हमेशा फ्रंट रन रहते हैं इंडियन कंपनीज़ में। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए और इंडिया की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है और
मान लीजिए डिफेंस में कोई इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अभी तो बीईएल पूरा सप्लाई कर देती है क्योंकि पीएसयू कंपनी है, वहीं से सब कुछ सप्लाई किया जाता है। बट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्राइवेट सेक्टर होगी कंपनी होकर भी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको आगे इन फ्यूचर डिमांड जो रहेगी उसको फुलफ़िल करेगी। और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर डिफेंस का आप प्राइवेट सेक्टर से किसी भी कंपनी से कुछ भी एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए टाटा से अच्छा, मतलब इंडियन जो कंट्री है उसकी सेफ्टी के लिए टाटा से ज़्यादा भरोसेमंद कोई भी ग्रुप या कोई भी कंपनी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए ओवरऑल। तो धन्यवाद। यही सारे स्टॉक्स थे जिनके स्टॉक्स नहीं, ये एक्चुअली न्यूज़ थी, उनसे रिलेटेड मैंने स्टॉक्स भी डिस्कस किया कि उन न्यूज़ का जो नेशनल न्यूज़ या इंटरनेशनल न्यूज़ हैं उनका किन स्टॉक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, तो उनका इम्पैक्ट किन स्टॉक्स में पड़ सकता है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया।